नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का एक दिन का भाग दूसरा। निक्षेप उस घटना को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका, और सब किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं होगा, परंतु कालिदास जो आज है जीवन भर वही रहेंगे। एक स्थानीय कवि जो लोग आज ऋतुसंहार सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं, वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। मल्लिका, नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए, मैं आपके साथ मंदिर चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, हाँ। अंबिका, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं। मुझे बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका। मल्लिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए आर्य निक्षेप बिना अंबिका की ओर देखे बाहर की ओर चल देती है। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता क्षण भर रुका रहता है। निक्षेप, क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मूंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है, जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगती है। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल से पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रूंधा सा स्वर निकलता है। अंबिका, भावना और आंचल में मुँह छिपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अनिष्ठा की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देख क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला जाता है। विलोम, गिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया। अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? अंबिका आंचल में मुंह उठाती है। अग्निकाष्ठ के प्रकाश में उसके मुख की रेखाएं गहरी और अंधी आंखें धनसी सी दिखाई देती हैं। आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाया? अंबिका, विलोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? विलोम बाई ओर के दीपक निकट चला जाता है। विलोम, दीपक जला दूं? अग्निकाष्ठ से छूकर दीपक जला देता है। विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं। जाकर सामने दीपक जलाने लगता है। अंबिका उठ खड़ी होती है। अंबिका, चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ ना। विलोम मल्लिका को सह नहीं। दीपक जलाकर अंबिका की ओर देखता है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोग और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। दीवार में बने आधार में अग्निकाष्ठ तिरछा लगा देता है। वह नहीं चाहती मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। घूमकर अंबिका के पास आता है। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आँखों में उसे अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है। उसे उलझन होती है, किंतु तुम जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। अंबिका, मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। विलोम, देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रहती अंबिका। तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। अंबिका, मैं नहीं जानती। विलोम जैसे उसकी बात न सुनकर झरोके के पास चला जाता है। विलोम, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। अंबिका, मैं इस समय कुछ भी सोचना नहीं चाहती। विलोम, तुम मल्लिका की माँ इस समय इस विषय में सोचना ही नहीं चाहती? आश्चर्य है। अंबिका, मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। विलोम, कालिदास उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका? अंबिका कुछ न कहकर आसन पर बैठ जाती है। विलोम घूमकर उसके सामने आ जाता है। क्यों, तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है?
दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन और शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़ कर रखा है। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो। और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहती। अंबिका, तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ तुम इस समय यहाँ से चले। इस समय मुझे अकेले रहने दो विलोम। मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ। अंबिका, मैं ये सब बातें तुमसे नहीं उससे कहने आया हूँ। आशा कर रहा हूँ कि वो मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ। ड्योढ़ी से कालिदास और उसके पीछे मल्लिका आती है। कालिदास, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। विलोम को देखकर मल्लिका की आंखों में क्रोध और वितृष्णा का भाव उमड़ जाता है और वह झरोखे की ओर चली जाती है। कालिदास विलोम के पास आ जाता है। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। विलोम, छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। कालिदास, मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। क्षण भर उसकी आंखों में देखता रहता है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छोड़ा दिया है। विलोम, आज निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे सहलाने लगता है। प्रकाश उसके मुख पर पड़ता है। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। कालिदास, सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ। विलोम, दुख, हाँ हाँ बहुत। एक मित्र के बिछड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्मोत्र में ही चले जाओगे। कालिदास, मैं नहीं जानता। विलोम, मैं जानता हूँ। आचार्य कल ब्रह्मोत्र में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे। एक दृष्टि मल्लिका पर डालकर फिर कालिदास की ओर देखता है। सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएँ, मदिरालय और तरह तरह की विलास भूमियाँ। मल्लिका के भाव में बहुत कठोरता आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। विलोम, मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। कालिदास, विलोम का कुछ भी कहना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कहीं कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है विलोम। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कि कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता है। विलोम, क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। अग्निकाष्ठ के पास से हटकर कालिदास के निकट आ जाता है। कालिदास, निसंदेह सभी प्रीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही प्राप्त न हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा। कालिदास, वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं करता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। विलोम बहुत पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है। विलोम, मैं जानता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना। अर्थपूर्ण दृष्टि से अंबिका की ओर देख लेता है। कालिदास, मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं समझ सका। उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है। विलोम, मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से इधर की ओर बढ़ाती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। विलोम, अनर्गलता। अंबिका के निकट आ जाता है। कालिदास दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास? मेरा प्रश्न सार्थक नहीं क्यों अंबिका? अंबिका व्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। अंबिका, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और नहीं जानना चाहती हूँ।
अंदर की ओर चल देती है। विलोम, ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाती है। मल्लिका, आर्य विलोम आप। विलोम उसे दृष्टि से देखते हुए, क्या उचित नहीं कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं। विलोम, मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कि कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। कालिदास, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध हूँ। तुम दूसरों के घर में नहीं उनके जीवन में ही अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। विलोम, अनाधिकार प्रवेश? मैं क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैं विलोम दूसरों के जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाता हूँ। अंबिका, मैं कह चुकी हूँ कि मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। अंदर चली जाती है। विलोम, बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ ले। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में उठा लेता है। तो तुम अपने अंतःकरण से ही मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा है। कालिदास, तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक मोह नहीं है। विलोम उन्मुख कालिदास के मुख से निकट ले जाता है। विलोम, निस्संदेह तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल उतना जानना चाहता थी कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर लो, तो इस स्थिति में क्या यह उचित नहीं कि? मल्लिका उसके और कालिदास के बीच आ जाती है। अग्निकाश का प्रकाश उसके मुंह पर पड़ने लगता है। मल्लिका, आर्य विलोम, आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विलोम, यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो, मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ आने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अग्निकाष्ठ का प्रकाश फिर से कालिदास के चेहरे पर डालता है और एक बात कालिदास से ही करना चाहता था। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास को देखकर मल्लिका की ओर देखता है। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। पुनः एक एक करके दोनों की ओर देखता है और डेवढ़ी की ओर चल देता है। डेवढ़ी के पास से मुड़कर फिर कालिदास की ओर देखता है। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभचिंतक है। कालिदास, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? विलोम के कंठ में तिरस्कार पूर्ण स्वर निकलता है और वह मल्लिका की ओर देखता है। विलोम, अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुँचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हुए व्यंग के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका की ओर देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। कालिदास झरोखे से बाहर देखता रहता है। देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। कालिदास लौटकर उसके पास आ जाता है। कालिदास, फिर एक बार सोचो मल्लिका, प्रश्न सम्मान और राजश्रय स्वीकार करने का नहीं, उससे कहीं बड़ा एक प्रश्न मेरे सामने है। मल्लिका, वह प्रश्न मैं हूँ ना? उसे बाहों पकड़ कर उसे आसन पर बिठा देती है। यहाँ बैठो, तुम मुझे जानते हो ना? कालिदास उसकी ओर देखता रहता है। तुम मुझे समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहाँ रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। उमड़ते आंसुओं को दबाने के लिए आंखें झपकती है और ऊपर की ओर देखने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक तिरकता छालेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा। फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही, मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। कालिदास, चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकती। मल्लिका, मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। उसके पैरों के पास बैठकर उसके घुटनों के पर कुनिया रख देती है। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतन में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा?
यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी प्रतीक्षा करना चाहते हैं। कोहनियों पर ठोड़ी भी रख देती है। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। कालिदास, तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका। प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मल्लिका शब्दों की चुभन का अनुभव कर के भी अपनी मुद्रा स्वाभाविक बनाए रखने का प्रयत्न करती है। कालिदास जैसे सोचता सा उठ खड़ा होता है और टहलने लगता है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और ये मेघ है। यहाँ की घरियाली है, हरियाणी के बच्चे हैं और पशुपाल है। रुक कर मल्लिका की ओर देखता है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। मल्लिका आसन पर कोहनी रखे उसे टेक लगा लेती है। मल्लिका, यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी। इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे। कालिदास, नई भूमि सुखा भी तो सकती है। फिर टहलने लगता है। मल्लिका, भूमि ऐसी नहीं जिसके अंदर में कोमलता न हो। तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी। कालिदास, उस जीवन की अपनी अपेक्षाएं भी होंगी। मल्लिका उठकर उसके पास आती है और उसके हाथ ले लेती है। मल्लिका, यह क्यों आवश्यक है कि तुम अपेक्षाओं का पालन करो। तुम दूसरों के लिए नहीं, नई अपेक्षाओं की सृष्टि कर सकते हो। कालिदास, फिर भी कई कई आशंकाएं उठती हैं मेरे हृदय में। मुझे हृदय में उत्साह का अनुभव नहीं होता। मल्लिका, मेरी ओर देखो। कालिदास कुछ क्षण उसकी आंखों में देखता रहता है। अब भी उत्साह का अनुभव नहीं होता। विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर यहाँ से अलग नहीं होगे। यहाँ की वायु और यहाँ की मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं होंगी। जब भी तुम्हारे निकट होना चाहूँगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊँगी और उड़कर आते मेघों में गिर जाया करूँगी। बिजली कौनती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास हाथ पकड़े रहता है। मल्लिका पलके झपका कर अपने आंसू सुखाती है। लगता है फिर वर्षा होगी। यूँ भी बहुत अंधेरा हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कालिदास, मुझे जाने के लिए कह रही हो। मल्लिका, हाँ, देखना, मैं तुम्हारे पीछे प्रसन्न रहूँगी। बहुत घूमूंगी। हर संध्या को जगदम्बा के मंदिर में सूर्यास्त देखने जाया करूँगी। कालिदास, इसका अर्थ है तुमसे विदा लूँ। मल्लिका, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी। जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूँगी तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। उसके हाथ छोड़ देती है। जाओ। कालिदास पल भर आंखें मूंदे रहता है, फिर झटके से चला जाता है। मल्लिका हाथों में मुँह छुपाए आसन पर बैठती है। तीव्र मेघ गर्जन सुनाई देता है और साथ वर्षा का शब्द सुनाई देने लगता है। मल्लिका अपने को रोकने का प्रयत्न करती हुई भी सिसक उठती है। अंबिका अंदर से आकर उसके सिर पर हाथ रखती है और उसका मुंह ऊपर उठाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका आसन से उठ खड़ी होती है और झरोखे के पास आकर उससे सिर टिका लेती है। अंबिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका, चलो अंदर चलकर विश्राम कर लो। मल्लिका अपनी सिसकियां दबाने का प्रयत्न करती हुई उसी तरह खड़ी रहती है। मल्लिका, मुझे यहीं रहने दो माँ, मैं अस्वस्थ नहीं हूँ। देखो माँ, चारों ओर कितने मेघ गिरे, गहरे मेघ गिरे हैं। कल ये मेघ उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। पुनः हाथों में मुँह छिपाकर सिसक उठती है। अंबिका के पास जाकर उसे अपने से सटा लेती है। अंबिका, रो नहीं मल्लिका। मल्लिका, मैं रो नहीं रही हूँ माँ, मेरी आंखों में जो बरस रहा है यह दुख नहीं, यह सुख है माँ, सुख। अंबिका के वक्ष में मुँह छिपा लेती है। पुनः मेघ गर्जन सुनाई देता है और वर्षा का शब्द ऊंचा हो जाता है। भाग 2। कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उखड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 है, उन पर ऊपर तक कोई काई जमी है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे
के निकट कोने में रस्सियाँ बंधी हैं। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं, उन पर जगह जगह टाकियाँ लगी हैं। एक टूटा मोढ़ा ड्योढ़ी के द्वार के पास रखा है। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औसत पीस रही है। अंदर पीछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल पर लेटी है, बीच बीच में करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अनसुख ठीक करती है। निक्षेप, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? मल्लिका, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा? मल्लिका, लगता तो नहीं। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। मल्लिका ठंडी सांस भरकर पीसी हुई औषध पत्थर से कटोरे में डालने लगती है। निक्षेप मोढ़ा खींचकर उसके पास आ बैठता है। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका औषध भी ठीक से नहीं खाती। औषध में दूध या शहद मिलाकर हिलाने लगती है। दूध और शहद मिलाकर हिलाने लगती है। निक्षेप अपनी उंगलियां उलझाए उसे देखता रहता है। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। मल्लिका आंखें बचाती हुई अधिक व्यक्त भाव से औसत दिलाती रहती है। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल आऊँ। मल्लिका, क्यों? निक्षेप, कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। निक्षेप, बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। मल्लिका, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतने व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी। वहाँ उन्होंने कई नए काव्य की रचना की है। 2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियां मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई। निक्षेप, यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में रखे गए हैं। फिर भी? मल्लिका, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका, व्यक्ति उन्नत करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। निक्षेप, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। उठकर टालने लगता है। सुना यह भी तो था कि गुप्त वंश की राजदुहिता से उनका विवाह हो गया है। मल्लिका, तो इसमें बुरा क्या है? निक्षेप, एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था उनकी जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। रुक रुक कर उसकी ओर देखता है। उस आग्रह का क्या हुआ है? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनसे इसी के आग्रह की रक्षा के लिए तुमने? अंबिका, उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ। वे असाधारण हैं। उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजदुहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप, हाँ सुना है, बहुत शास्त्र पढ़ी है। मैंने कहा है ना कि एक तरह से देखे तो उसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका, इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। निक्षेप, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा न करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मल्लिका, मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है? पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ है, मैं काम करती हूँ। निक्षेप, बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है। मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। औसत के लिए उठ खड़ी होती है। माँ को औसत दे दूँ, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है। अंबिका को सहारा उठाकर औसत पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों की शब्द सुनाई देता है और पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे सटसटा देखता है। अंबिका औसत पीकर लेट जाती है।
मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका, माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ? अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप, लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका, कौन लोग? निक्षेप, संभवतः राज्य के कर्मचारी हैं। 2 वैसी ही आकृतियाँ मैंने देखी, जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका थोड़ा सी हिल जाती है। मल्लिका, वैसी आकृतियाँ? अपने भाव को दबाकर हंसने का प्रयत्न करती है। जानते हैं माँ इस संबंध में क्या कहती है? कहती है, जब भी ये आकृतियाँ दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध कभी मारा मारी। परंतु पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था। निक्षेप, नहीं हुआ? मल्लिका आंखें बचाते हुए गीले वस्त्रों को देखने में व्यस्त हो जाती है। मल्लिका, क्या हुआ? और जो हुआ वह अच्छा तो अच्छा ही था। 2 एक वस्त्रों को उतार कर फिर रस्सी पर फैला देती है। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। फिर टापों का सब सुनाई देता है। निक्षेप फिर झरोखे के पास चला जाता है। सहसा उसके मुंह से आश्चर्य की ध्वनि निकल पड़ती है। निक्षेप, नहीं, परंतु नहीं, जैसे टापू का सब दूर चला जाता है। निक्षेप उत्तेजित सा झरोखे के पास से हटकर आता है। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों उठे? अरे निक्षेप, मैंने अभी एक आकृति को घोड़े पर जाते देखा। मल्लिका, तो क्या हुआ? आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? निक्षेप, वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। मल्लिका, परिचित आकृति? निक्षेप, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका हाथ के वस्त्र को पकड़े स्तंभित से हो रही थी। कालिदास, यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इरासी वेशभूषा में और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज्य कर्मचारी भी वह अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। उसी उत्तेजना में चला जाता है। मल्लिका, वे आए हैं और पर्वत और शिखर की ओर गए हैं। अपनी उंगली को दांत से काटती है और पीड़ा का अनुभव होने पर यंत्र चलित सी झरोखे के पास चली आती है। ड्योढ़ी से रंगिणी और संगिनी अंदर आती है। मल्लिका आश्चर्य से उनकी ओर देखती है। रंगिनी संगिनी को आगे करती है। रंगिनी, इससे पूछ, हम अंदर आ सकती हैं? संगिनी उसे आगे करके स्वयं पीछे हट जाती है। संगिनी, तू पूछ। मल्लिका उनके पास आ जाती है। रंगिनी, अच्छा मैं पूछती हूँ। सुनो, यह कुम्हार तुम्हारा घर है? मल्लिका, हाँ हाँ, आइए, आप मेरे यहाँ आए हैं? संगिनी अंदर आती हैं और खोजती दृष्टि से इधर उधर देखती हैं। रंगिनी, हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई, समझ लो कि यूं ही आई हैं ग्राम प्रदेश घूमती हुई। संगिनी, हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी, और यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। संगिनी, पहले मैं परिचय दे दूँ? यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है। रंगिनी, यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? मल्लिका कुछ भी उत्तर न देकर आश्चर्य से उसकी ओर देखती है। संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए, यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और कुंभों के इतने निकट जाकर कुंभ को छूती है इसे? मल्लिका, कुंभ। रंगिनी, कुंभ प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ, कुंभ को कुंभ। निराशा से कंधे हिलाती है। संगिनी, देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं हैं। मल्लिका हाथ पर उसकी ओर देखती रहती है। मल्लिका, स्थानीय शब्द? संगिनी, हाँ, आंचलिक शब्द, जिसे पतंजलि ने लिखा है कि यद्वा को कुछ ये लोग यरवा बोलते हैं और तद्वा को तरवा। यरवा सर्वान रसियो बहुवा। मल्लिका, मुझे इतना ज्ञान नहीं। संगिनी कुछ निराशा सी आसन पर बैठ जाती है। रंगिनी घूमकर प्रकोष्ठ की एक वस्तु की
का निरीक्षण करती है। मल्लिका संगिनी के पास चली जाती है। संगिनी, देखो, हम कुछ ऐसी बातें जानने जाती हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से है। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता? पल भर झरोखे की ओर देखती रहती है। मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। रंगनी चूल्हे के पास आसपास की वस्तुओं को अच्छी तरह देखकर एक बार अंदर झांककर उसके पास आ जाती है। रंगनी, देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात यह है कि राजकीय नियोजक ने हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री ही नहीं। संगिनी, यहाँ कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। मल्लिका, कैसे वनस्पति? संगिनी, कैसे वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वत ने रत्नानि महौषधींश्च। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कौन सी हैं? मल्लिका, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी उठ खड़ी होती है। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। तुम्हारा अभिप्राय कालिदास ने लिखा है वो झूठ है? मल्लिका, उन्होंने झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि रंगिनी, रहने दो संगिनी, यह यहाँ के विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी विरलासा से मुँह बिचकाकर उठ खड़ी होती है। संगिनी, अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। दोनों चली जाती हैं। मल्लिका ड्योढ़ी का किवाड़ बंद कर देती है, आसन के पास जाकर नीचे बैठ जाती है और बिखरे पृष्ठों पर सिर टिका देती है। उसकी आंखें मुंद जाती है। मल्लिका, आज कुछ वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम मल्लिका, आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूँगी कि देखा, मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। कुलपृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों में से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियाँ गाकर सुनाऊंगी, पर उस शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोढ़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूँगी कि देखो, यह तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। विश्वास छोड़कर ग्रंथ रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही है और नहीं सोच पा रही कि तुम भी वही हो या कोई किवाड़ खटखटाता है। वह अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोलती है। ड्योढ़ी में अनुस्वार और अनुनासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका उन्हें देखकर असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका, कहिए। अनुस्वार, देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक्की से उन्हें देखती रहती है। मल्लिका, देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार, ऋतुसंहार कुमार संभव मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कमिंद्र राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहाषी गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजूरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही आना चाहते हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका,
ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास है, और आप कह रहे हैं कि अनुस्वार वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और वो उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगे। इसे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों से संपन्न कर देते हैं। आओ अनुनासिक दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षण करने के दृष्टि सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका एक ओर हट जाती है। अनुनासिक आसन के पास चला जाता है। मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुसार देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार दक्षिण की ओर नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर ही होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक तो अनुसार तो विवादास्पद विषय होने के से आसन को वहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभों के पास चला जाता है। अनुस्वार मैं समझता हूँ इस एक कुंभ को इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। नासिक पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार क्यों? शायद अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार तो अनुनासिक तो कुंभों को वहीं रहने दिया जाए। दोनों उधर जाते हैं जिधर रस्सी का वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के पास जाकर बिखरे पन्ने समेटती है और उन्हें मोढ़े पर रखकर चुपचाप अंदर चली जाती है। अनुस्वार गीले वस्त्रों को छूता है।